Assalamu alaikum students. In the last lecture we took up a topic interest rates future और कुछ हमने डिस्कस किया था जो फीचर्स थे इंटरेस्ट रेट्स फ्यूचर के and today we shall continue that topic. Let me recap कि जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स भी एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है and these are exchange traded कॉन्ट्रैक्ट्स और इसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट होती है और एक स्ट्राइक प्राइस। इसी तरह बात हो रही थी फ्यूचर्स में डिलीवरी की। दो तरह के फ्यूचर्स हैं इंटरेस्ट रेट में भी, एक तो बॉन्ड की बेस पे हैं और उसमें फिजिकल डिलीवरी भी हो सकती है और नोशनल डिलीवरी ऑफ बॉन्ड्स भी होती है। बट इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स उसमें एक नोशनल अमाउंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके ऊपर हम जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन द इंटरेस्ट रेट्स, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हैं, अब उनकी प्राइस की बात हम करेंगे कि उनकी प्राइसिंग किस तरह होती है, हाउ दे आर ट्रेडेड एंड हाउ द प्राइस इज सेट। जो तो बॉन्ड वाले इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स होते हैं, लाइक उनके तो जिस तरह के हमने बॉन्ड्स पे देखा था कि जिस तरह उनकी प्राइसिंग होती है, जो मार्केट वैल्यू होती है, द सेम इज द केस ओवर हियर। फॉर एग्जांपल इफ ए बॉन्ड इज ऑफ से $100 डिनोमिनेशन, तो उसकी जो प्राइसिंग होगी दैट विल बी से कि 109 या 105 पर बॉन्ड जो है, इस तरह की प्राइसिंग आ जाती है। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट पर्टिकुलरली होते हैं फ्यूचर्स, STIR जो है शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हैं, they are priced in a slightly unusual way कि जो इंटरेस्ट होता है that is deducted to reach at the price of particular say security underlying that contract, कि उसमें जो for example अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की जो प्राइस होगी that will be 95. अगर इंटरेस्ट रेट 8% है then the price would be 92. So there is a point over here that you must understand that if the interest rate falls, then the price will rise, and if the interest rate rise, then the price will fall. For example, कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर interest rate 8% है, then the price would be 92, and if interest rate drops to 5%, then the price will move up to 95. So this is the way, this is the mechanism in which the price is calculated in short-term interest rate futures. अब इसमें scenarios होते हैं. For example, a company is planning to borrow in future. जब वो plan कर रही है to seek some loans from or advances from banks, तो उसमें जो एक hedging का concept आता है, I mean we are taking up transaction exposure, तो इसमें जो हेजिंग का कॉन्सेप्ट आएगा वो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, देयर मे बी इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स, एंड टू काउंटर दैट पर्टिकुलर फिनोमेना, तो कंपनी जो है वो हेज कर सकती है यूजिंग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स अगेंस्ट द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स. नाउ द सेकंड सिनेरियो मे बी दैट अ कंपनी इज एक्सपेक्टिंग सम से receipt, and that receipt will be put to a deposit. Now the company anticipates that the interest rates will be going down or declining, जो deposit के हैं. So a hedge can be created against the fall in the deposit interest rates. So जो transaction exposure है उसको हम interest rate future से कर सकते हैं hedge. अब ये देखें जो सिनारियो हमारे पास फर्स्ट था कि कंपनी इज प्लानिंग टू बोरो एंड द हेज वुड बी अगेंस्ट द राइज इन द इंटरेस्ट रेट्स जो अगेंस्ट लोन की हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, आप ये देखें कि जब एक कंपनी जो बोरो करती है एंड इट हैज टू पे इंटरेस्ट, राइट, नाउ द हेज वुड बी इन सच ए वे दैट द कंपनी रिसीव्स इंटरेस्ट, तभी ये चीज बैलेंस होगी. हेज में आपको पता है कि हम एक
मिरर इमेज क्रिएट करते हैं, एक जो अगेंस्ट इमेज होता है उसको हम ट्रांजैक्ट करते हैं, उसको सेटअप करते हैं जस्ट टू नेट ऑफ द इफेक्ट। अब ये देखें कि जब हम बारो कर रहे हैं वी विल बी पेइंग इंटरेस्ट, और इसके लिए हमें हेज करना है कि जिसमें हम इंटरेस्ट रिसीव करें। सो द हेज कैन बी सेट अप बाय सेलिंग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। एक नोशनल अमाउंट होगी आपकी, मैकेनिज्म इज दैट कि इफ यू आर प्लानिंग टू बारो देयर विल बी ए नोशनल अमाउंट कि जी आप कितना बारो करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल $10 million या 10 million रुपीस यू वांट टू बोरो, ठीक है, वो आपकी नोशनल अमाउंट आ जाएगी। उस पे आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट है तो आप करेंगे रादर देन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट विल बी एन एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें ये भी आपको ज़हन में रखना है कि देयर विल बी ए स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट जो फ्यूचर्स हैं, करेंसी फ्यूचर या इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, ये जो लीडिंग करेंसीज हैं सिर्फ उनमें जो है अवेलेबल होते हैं और एक ख़ास डिनोमिनेशन में होते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग हम इसको डेफिनेटली पाक रुपीज़ में और जो अपना लोकल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से एग्जांपल्स हैं उसमें क्रिएट करेंगे। नाउ लेट्स सी अ स्लाइड के हाउ वी कैन सेट अप अ हेज when we are confronted with a scenario like borrowing in the future and we are anticipating that the interest rate will rise in the future. So उस rise के against हम जो है वो किस तरह create करेंगे इस hedge को। एक slide देखते हैं। देखिए, to hedge we need to sell short term interest rate futures। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम sell कर रहे हैं futures को, and what we get when we sell something we get money out of it। जब हम इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सेल करेंगे तो डेफिनेटली हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। और ये जो है ये इंटरेस्ट जो है, जब इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल अगर इंक्रीज कर जाते हैं, अगर एक्चुअली इंक्रीज कर जाती हैं तो देन हमें ये होगा कि जो फ्यूचर हमें लोन है वो तो कॉस्टली होगा, उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, लेकिन इधर से जो हमें फ्यूचर में जो गेन होगी दैट विल बी यूज्ड टू ऑफसेट दैट पर्टिकुलर हायर इंटरेस्ट कॉस्ट। सो किस तरह ये वर्क करेगा फ्यूचर? लेट्स सी। इफ इंटरेस्ट रेट गो अप इट विल रिजल्ट इन प्रॉफिट, प्राइस ऑफ फ्यूचर विल फॉल, द फ्यूचर विल बी क्लोज्ड बाय सेलिंग एट हायर प्राइसेस एंड देन बाइंग एट द लोअर प्राइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट एंड क्रूशियल इशू इन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। देखिए, हमने एक नोशनल अमाउंट पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लिया। अब वी हैव इन अदर वर्ड फिक्स द इंटरेस्ट रेट। जो इंक्रीज होनी थी वो हमने उसको फिक्स कर दिया। अब अगर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं तो हमारा तो स्ट्राइक रेट जो है, हमारा जो रेट जो सेटल्ड है बेसिकली जो हमने फिक्स किया है फ्यूचर में, अब उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चले गए। इट मींस कि जो बायर ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूचर है वो हमें पे करेगा जो डिफरेंस है, जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने इंटरेस्ट रेट फिक्स किया था और जो बाद में है, तो वो हमें जो है वो एक रिसीट आएगी। द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीड और फिक्स प्राइस और जो बेंचमार्क रेट है उसके मुताबिक हमें एक जो है वो रिसीट प्रोवाइड होगी, रिसीट हमें मिलेगी। और उसमें होगा क्या, जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर देंगे प्राइस ऑफ द फ्यूचर विल फॉल। जब प्राइस नीचे आएगी, हमने जहन में रखें कि वी हैव ऑलरेडी सोल्ड दैट फ्यूचर, नाउ वी हैव टू बाय दैट फ्यूचर इन ऑर्डर टू क्लोज द पोजीशन। हमने पोजीशन क्लोज कर दी है अपनी। तो हम क्या करेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगे, प्राइस नीचे आएगी, हम बाय करेंगे और बाय करके वी विल क्लोज द पोजीशन। नाउ उसमें क्या हमें बेनिफिट हो रहा है कि हमने जो सेल किया था दैट वाज ऑन अ हायर प्राइस एंड वी आर बाइंग व्हेन द प्राइसेस आर डाउन। जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए, प्राइसेस डाउन हुई, तो हमने अपनी पोजीशन क्लोज कर ली बाय बाइंग ऑन द लोअर प्राइसेस एंड सेलिंग ऑन द हायर प्राइसेस।
So ये तो उस वक्त है if the rates are up, if there is a surge in interest rate. Now what happens if the interest rates are down? Clearly there will be loss. किस तरह loss होगा? Interest rates move down, it will result in a loss. The price of future will increase. The future will be closed by buying at higher prices and selling at lower price. Now you can see कि अगर interest rates जो हैं वो नीचे चले जाते हैं, price is up. यही अभी मैंने आपको बताया था. Now if the price is moving higher, if there is an increase in the price, then don't forget we have to close this position by buying the same number of future contracts जितने कि हमने सेल किए थे. Now we have to buy at the higher prices. We purchase at the lower prices, or we purchase at the higher prices and we are going to sell on the lower prices. So there is a loss. Now we can clear this issue. We can, in order to make you understand better, we can have an example of this mechanism कि हम इसको किस तरह hedge करते हैं और transactions जो हैं वो किस तरह हम इसमें करते हैं. एक example है आपके सामने slide पे देखते हैं. The scenario is borrowing in short term and hedging with the short term interest rate futures. Assuming it is January and the firm plans to borrow rupees 1 million in 5 months time for 3 months, it intends to hedge against rising interest rates. The firm can borrow at KIBOR plus 100 basis points. 100 basis point means simply 1%, KIBOR plus 1%. And I'm sure you are well aware of KIBOR, that is Karachi Interbank Offered Rate. This is say a benchmark of short-term interest rates. एक base rate आ जाता है जब भी जो financial institutions हैं वो अपने client से deal कर रहे होते हैं. Normally this is the baseline. यही होता है कि KIBOR plus 5% या KIBOR plus 4%, ये एक benchmark आ जाता है short-term interest rates का. So floating interest rates rather. So the firm can borrow at KIBOR plus 1% or 100 basis point. Current 3 months KIBOR rate, which is the spot rate, is 4.625%. June short-term interest rate future have current market price of 95.35. Now, how a hedge can be set up against increase in 3 months KIBOR rate? And the second requirement of the example is assuming when the company borrows 1 million rupees, KIBOR is 5.5% and June future is priced at 94.25. Assume a tick value of rupees 15 and Pak rupees contract is available in the denomination of 500,000. These are all hypothetical assumptions, as I told you earlier, that in futures where interest rate futures and other futures are traded, only top 5 currencies are available for trading. उनमें ही trade होती है. For example, डॉलर हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, और ये मेन करेंसीज हैं जिनमें फ्यूचर्स अवेलेबल होती हैं. हमने अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक ये एज्यूम किया है कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन पाक रुपी एज वेल. इसमें टिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया हुआ है. इसमें भी एक टिक वैल्यू होती है और वो मिनिमम जो है वो मूवमेंट होती है जिस पे कि आपके गेन या लॉसेस जो हैं वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं. मोर प्रिसाइजली इट इज 0.01%, 0.01% और 0.00001, 4 zeros and 1. This is the tick value. अब ये क्वेश्चन आपके सामने है. वही सिनारियो है कि बोरोइंग है एंड देयर इज से नोशनल अमाउंट ऑफ 1 million rupees. अब उसको आप हेज कर रहे हैं अगेंस्ट द राइज इन इंटरेस्ट रेट. लेट्स सी के हाउ इट विल वर्क. You can see to hedge future interest rate increase, the firm needs to sell 2 contracts of short-term interest rate futures. 2 contract, how we calculated to, for example, as given in the question, the contract size available for future interest rate trading is 500,000. So if we have an exposure of 1 million rupees, so 1 million divided by the contract size is equal to the number of contract. So we need to sell 2 contracts of 500,000. जिससे कि हमारा एक्सपोजर जो है वो बैलेंस होता है. अब किस तरह होंगे कि इन मे फ्यूचर शुड बी क्लोज्ड बाय बाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एट 94.25. नाउ ये चीज जो है इसको जरा गौर से आपने देखेंगे कि हमने सेल किए हैं फ्यूचर एट 95.35, जो कि उस वक्त का रेट था कि 95.35 जो है वो
उस पे हमने सेल किए थे, राइट। नाउ जब हमने उनको बाय करना है तो डेफिनेटली उस वक्त द गिवन प्राइस ऑफ द फ्यूचर इज 94.25, सो वी आर सेलिंग एट द हायर प्राइस एंड वी आर बाइंग एट द लोअर प्राइस। जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर जाएंगे, वी आर एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट रेट्स हैव इंक्रीज, सो दैट्स व्हाई जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रही है देन प्राइस इज गोइंग डाउन। सो जब प्राइस नीचे आ गई है देन वी हैव टू बाय। किस पे बाय किए? 94.25। सो हमें गेन क्या हुआ? 1.1%, बीइंग द डिफरेंस between 95.35 and 94.25. Now 1.1 means, in other words, 110 ticks. Now we can work out the gain out of this transaction. So the total gain is 110 ticks multiplied by the tick value, which is 15 per tick, and we have sold 2 contracts. So 110 into 15 into 2, that comes to 3,300. This is the gain. Now what is the overall situation? Let's see on the other slide. Now the company will borrow at KIBOR plus 1% for the 3 months, which is 5.5% is the KIBOR in May plus 1%. So the company can borrow at 6.5%, right? Now interest on 1 million rupees for 3 months period, we can calculate this on the latest rates, which is 1 million multiplied by 6.5% into 3 over 12. This is for 3 months. So that comes to 16,250. That is the interest on loan. So gain on the future is 3,300. We shall subtract this gain from the total interest expense in order to reach the net cost. हम इसको set off कर रहे हैं. So the net cost is 12,950. And we can work out the effective interest rate in this scenario. You can see the total interest, rather the net interest cost for borrowing, say 1 million for 3 months, will come to 12,950 divided by 1 million multiplied by 12 over 3 into 100. That comes to 5.18. In the month of May, the KIBOR was 5.5 and the company could obtain a loan at KIBOR plus 1% or 6.50. Now, through this hedge, the effective interest rate is 5.18, which is far less than 6.5. So, this is a perfect hedge. आपको जो interest rate rise कर गए हैं, उसकी वजह से आपने जो interest rate fix किया था, that proved, financially beneficial for the company. और आपने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो जो अवेलेबल मार्केट रेट था, जो अवेलेबल कंपनी के लिए रेट था 6.5%, उससे बहुत कम पे जो है वो लोन्स हैं वो हासिल किए. सो दिस इज द मैकेनिज्म कि हाउ इट वर्क्स जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हैं. नाउ मूविंग टू द अदर साइड, डिफरेंट सिनारियो, द ऑपोजिट सिनारियो कि द फर्म इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ interest rates going down in future. So लॉस की बात इसमें ये आती है कि अगर आपने डिपॉजिट जो है वो रखना है किसी पे, किसी बैंक के साथ या किसी इंस्टीट्यूशंस के पे, तो ये भी हो सकता है कि डिपॉजिट रेट्स अगर कम हो जाएंगे फ्यूचर में, देन देयर विल बी ए लॉस. सो नाउ वी आर गोइंग टू हेज दिस पर्टिकुलर लॉस, और इसमें जो हेज है वो against होगी declining of interest rates. Now you can see a slide as well. इसमें ये देखें कि scenario क्या होगा and how it will work. कि if the short term interest rates fall, the firm will make a profit, and this profit will be added to the interest earned by deposit to arrive at the net return on deposit. The loss on the return of deposit due to fall in short term interest rate is offset by the profit on future. देखें, लेट मी एक्सप्लेन दिस कि हम बात कर रहे हैं डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स. नाउ वी आर गोइंग टू फिक्स द इंटरेस्ट रेट्स कि वो एक खास पर्टिकुलर लेवल से नीचे ना आए, और अगर वो नीचे आ जाते हैं तो हमने जो रेट फिक्स किया था हमें उससे एक
इनकम जो है वो जनरेट होगी, बिकॉज एट द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू सेटल आवर पोजीशन, गोइंग टू क्लोज आवर पोजीशन, उस वक्त अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे होंगे तो डेफिनेटली हमें एक उसमें फाइनेंशियल रिटर्न या फाइनेंशियल इनकम की बात आ जाएगी हमारे लिए। दूसरी ये होगी कि यहाँ पे हम बाय कर रहे होंगे, रादर देन सेलिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वी आर गोइंग टू बाय। और जब हम बाय कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स लो हो जाएंगे तो हमने क्या करना है, हमारी पोजीशन जो क्लोज, वी हैव टू क्लोज आवर पोजीशन बाय सेलिंग द फ्यूचर्स। और जब इंटरेस्ट रेट्स डाउन आ जाएंगे तो प्राइस विल मूव अहेड, मूव अप, और हम क्या करेंगे कि जो हमने सेल करने हैं, बाय तो हमने पहले किए हुए हैं, जब सेल करेंगे एट हायर रेट देन देयर विल बी अ प्रॉफिट। लेट्स सी कि इसके आगे क्या है। अगेन देयर आर 2-3 इश्यूज, यू कैन सी this on the slide as well. If the interest rates goes up, there will be a loss on the future contract, but the same will be offset by a higher interest rate on deposit. The hedge can be created by buying short-term interest futures. जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने buy करेंगे. Future position should be closed when the actual deposit periods begin by selling the same number of interest rate future. Now, this is something that needs explanation. जब ये पोजीशन क्लोज हो रही होती है तो डेफिनेटली हमारा जो पीरियड होता है, इंटरेस्ट का पीरियड, जो पोजीशन है दैट हैज टू बी क्लोज्ड और सेटल्ड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट पीरियड। फॉर एग्जांपल, जिस तरह इस सिनारियो में है कि वी आर प्लानिंग टू डिपॉजिट, अगर हम आफ्टर 2 months वी आर प्लानिंग टू पुट सम मनी इनटू डिपॉजिट फॉर 3 months, तो जो 2 months का टाइम है उसमें जब डिपॉजिट का टाइम शुरू होगा तो उससे पहले जो है वी हैव टू सेटल दैट। जो डिपॉजिट का पीरियड है उसके आखिर पे सेटलमेंट नहीं हो रही, जो 3 months पीरियड जिसके लिए हम डिपॉजिट रखेंगे उसके शुरू में वी हैव टू क्लोज आवर पोजीशन। सो दिस इज द फ्यूचर पोजीशन शुड बी क्लोज्ड व्हेन द एक्चुअल डिपॉजिट पीरियड बिगिंस। इसी तरह लास्ट जो एग्जाम्पल थी उसमें भी यही था कि व्हेन एक्चुअली जो बोरोइंग पीरियड था उसके शुरू होने से पहले जो है वो पोजीशन हमने क्लोज करनी है। सो वी कैन टेक अप अनदर एग्जाम्पल इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि हाउ दिस विल वर्क। एग्जाम्पल आपके सामने है, सरप्लस इन्वेस्टमेंट। टुडे इज March 01। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी एंटिसिपेट कैश सरप्लस 10 million rupees in 2 months time for a period of 3 months. The surplus will be invested in the short term. The company estimates that interest rates in 2 months will fall, and that's why company intends to hedge this transaction risk. June 3-month interest rate future are being traded with a contract size of 500,000 Pak rupees. They are currently priced at 96, and in other words the interest rate is 4%. इसको टोटल को जो प्राइस और इंटरेस्ट है अगर ऐड करें तो इट शुड बी 100 एग्जैक्टली। नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जांपल? व्हाट विल हैपन इफ द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स हैव फॉलन टू 3%, फ्रॉम 4% to 3% with a contract price of 97? Assume a tick value of 15 rupees per tick. Now, solution is that to create a hedge against fall in interest rate, the company needs to buy 20 contracts at current price of 96. 20 prices against the total exposure or the total amount of, say, investment or deposit is 10 million divided by the contract size, which is assumed to be 500,000 in denomination. So 10 million divided by 500,000, that gives you 20 contract numbers. During May, this is for 2 months, और उसके बाद जो है वो 3 महीने का जो है वो पीरियड शुरू होगा डिपॉजिट का। सो बाय द एंड ऑफ 2nd month और बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डिपॉजिट पीरियड वी हैव टू क्लोज आउट दिस पोजीशन बाय सेलिंग 20 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम ये कर रहे हैं कि हमें बाय तो हमने कर लिए मार्च में, नाउ वी हैव टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट्स। रिमेंबर द इंटरेस्ट रेट हैज fallen to 3%, and that's why the price is up by 1% from 96 to 97. So we shall be selling 20 contracts
at 97 per contract. So what is the total overall financial position? There will be a profit. किस तरह? We bought 20 futures at 96 and we sold them at 97. So the gain is 1 or 100 ticks. So हमारे पास 100 tick एक contract पे जो gain है, we shall multiply this by the number of contract and by the tick value or the amount per tick. So that comes to 100 into 20 contract into rupees 15 per tick, that comes to 30,000. So you can see कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये टोटल 30,000 का हमें प्रॉफिट मिला है डिपॉजिट पे. तो नेक्स्ट अब ये देखें कि वी शैल पुट टू द डिपॉजिट एट 3%. अब प्रेवलेंट रेट इज 3%. सो अब 3% पे हम 3 महीने का जब कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल ऐड 30,000 इन दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल कि आपको अगर जो 3 महीने का इंटरेस्ट एट से 3% comes to say 75,000 and you will add 30,000 to that 75,000 and your total interest earning will be 105,000. और अगर आप उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालेंगे that will be more than 3%. So that is the hedge. आप उस तरह उसको hedge कर सकते हैं. So you can see कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में भी हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो होता है, ट्रांजैक्शन रिस्क जो होता है उसमें इन्वॉल्व, उनको हेज कर सकते हैं जो कि इंटरेस्ट की एडवर्स फ्लक्चुएशन से रिलेटेड होते हैं. नाउ व्हेन आई सी एडवर्स फ्लक्चुएशन, सो दैट एडवर्स फ्लक्चुएशन विल डिपेंड ऑन द सिनेरियोस. इफ यू आर गोइंग टू बोरो और यू आर गोइंग टू सीक सम लोन्स, then the adverse fluctuation is rise in the interest rates. When it comes to the deposit or into or short-term investment, the adverse fluctuation is referred to as decline in the interest rates. So that is very crucial. You understand the scenario, then you can work out the hedge. तो ये interest rate futures थे. Now moving to another method of say hedging transaction exposure, we have two more methods known as options and swaps. सबसे पहले हम options की बात करेंगे and we shall take up swap later. देखिए, option is also a contract, but it's a, you can say, half a contract. Why it is half? Let me explain that. कि an option is a contract between the buyer and the seller, जो भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि इट कन्फर्स अ राइट टू बाय और सेल स्पेसिफाइड आइटम और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ एन एसेट, बट दिस इज नॉट ऑब्लिगेशन, दिस इज द राइट. द वर्ड दैट नीड्स सम अटेंशन इज द राइट. एन ऑप्शन इज अ contract that confers right to buy or sell anything but not the obligation at an agreed price and agreed future date. Let's explain this. देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि आप कोई भी चीज़ जो अंडरलाइंग है, वी शैल एक्सप्लेन दिस लेटर कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. ऑप्शन में ये है कि it gives you a right to buy or sell anything underlying the security or asset, but this is not obligation. You can buy or you don't buy, you can sell and you don't sell. ये आपके ऊपर है कि आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं अपने राइट को या आप नहीं एक्सरसाइज करना चाह रहे अपने राइट को. Unlike futures, future is a contract binding upon both the parties. I mean, buyer and seller have to honor their commitment, honor their promise. लेकिन यहाँ ऑप्शन में ये होता है कि आपने अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल बाय करनी है तो एक कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि इन फ्यूचर दिस मच क्वांटिटी ऑफ अ से एसेट शैल बी परचेज्ड
by me at this price on this date. So there are three issues. It's a quantity, there is a price, and there is a date. Delivery date, there is a price, जो strike price है, इसको हम strike price बोलेंगे या exercise price भी बोल सकते हैं, और there is a definite quantity underlying that. So मेरा जो right है वो ये है कि मैं future date पे वो buy करना चाहूँ या ना करना चाहूँ. This is up to me. I'm not under the obligation. So the other side of this transaction is that I have to pay some cost of buying this option or selling this option. That is the cost of option. अब options जो हैं वो different securities या different जो underlying assets होते हैं उसमें आपको मिल सकती हैं. Commodities में भी आपको मिल सकती हैं. और इसमें भी जब हम कमोडिटीज़ की बात कर रहे होते हैं तो इसमें भी स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है. आप फॉर एग्जांपल वीट में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ऑप्शन सेल कर सकते हैं. कॉफ़ी हो गई, कॉटन हो गई, इसमें कर सकते हैं. जब हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं तो इसमें करेंसीज आ जाती हैं और कुछ डिपॉजिट्स आ जाते हैं. इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऑप्शंस में होती हैं. अब फीचर्स क्या हैं? Let me tell you the detailed features of options. No doubt it's a contractual agreement. एक कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर होता है. अगर आपने अपना राइट एक्सरसाइज करना है, the other party has to honor that particular right. आप अगर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं अपना, फॉर एग्जाम्पल आपने बाय करना है एट ए स्पेसिफाइड डेट, तो जो दूसरी पार्टी है उसको वो ट्रांजैक्शन ऑनर करनी है. So this is known as contractual agreement. Now the holder of option exercises his or her right. The option writer is seller. एक ऑप्शन राइटर है जो कि सेलर होता है और एक दूसरी तरफ इसके ऑप्शन जो बायर है. सेलर जो है वो राइट करता है ऑप्शन को और सेल करता है दूसरे को एंड रिसीव सम फी अगेंस्ट दैट सेलिंग. ऑप्शन में जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक स्टैंडर्डाइज्ड साइज होता है और एक स्टैंडर्ड अमाउंट होती है, एक ड्यूरेशन स्टैंडर्ड होती है. फ्यूचर्स जो होते हैं वो भी जिस तरह के कमोडिटी एक्सचेंजेस, फ्यूचर एक्सचेंजेस होते हैं, उसमें आप ये देखें कि एक ड्यूरेशन जो होती है वो एक ख़ास टाइम पे होती है. आप एक ख़ास टाइम पे अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको क्लोज कर सकते हैं. जिस तरह के हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस जो थी या उससे पहले जो हमने ट्रांजैक्शन देख रहे थे जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड होती हैं, उनके लिए ख़ास टाइम होता है. द सेम इज़ द केस ओवर हियर. व्हेन देयर इज़ समथिंग एक्सचेंज ट्रेडेड दैट इज़ इजी टू बाय एंड सेल. अगर आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना है, अपनी पोजीशन आपने क्लोज करनी है, देन देयर आर सेवरल बायर एंड सेलर अवेलेबल इन द मार्केट. तो आप इजीली अपना एग्जिट और एंट्री जो है वो कर सकती हैं. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन. वन इज कॉल ऑप्शन एंड द अदर वन इज पुट ऑप्शन. कॉल ऑप्शन जो है उसकी डेफिनेशन और पुट ऑप्शन की डेफिनेशन हम स्लाइड पे देखते हैं. कॉल ऑप्शन गिव्स इट्स होल्डर अ राइट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय अंडरलाइंग आइटम एट अ स्पेसिफाइड प्राइस and at a specified future date. And the put option gives rights to its holder and not obligation to sell underlying item at a specified price. So call option और put option में buying और selling का फर्क है. अगर आपने buy करनी है option, then that is known as call option. और अगर आपने if you are going to sell something, selling option mean you are selling put option. So these are the two issues और इसके मुताबिक ही आप अपनी hedge को क्रिएट करते हैं. अब इसमें एक चीज एक्सपायरी डेट आती है. एक्सपायरी डेट जो है दैट इज द फिक्स डेट, दैट इज द फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट. जस्ट वी हैव सीन इन द डेफिनेशन ऑफ ऑप्शन कि एक
फ्यूचर डेट होती है. द होल्डर ऑफ दैट ऑप्शन हैज टू एक्सरसाइज हिज और हर राइट बिफोर, ऑन और बिफोर दैट पर्टिकुलर डेट. उसके बाद अगर वो राइट जो है वो एक्सरसाइज नहीं होता फॉर बाइंग और सेलिंग, देन ऑप्शन विल लैप्स. एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपायरी डेट वुड बी के यू ट्रेडेड इन कॉल ऑप्शन टू बाय एक्स नंबर ऑफ शेयर्स एट से एक्स प्राइस, और उसमें डेट है जी 31 मार्च की फॉर एग्जाम्पल. सो दिस मीन्स दैट you can buy specified amount of shares at fixed price, at the agreed price on or before 31st March. So that 31st March is known as expiry date. You have to exercise your call option on or before 31st March. अगर 31st March गुजर गई, then the option will lapse, खत्म हो जाएगी ऑप्शन. आपके पास जो राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं, जो राइट है, यू कैन एक्सरसाइज बिफोर 31st मार्च. नाउ देयर इज अनदर इश्यू इन द डेफिनेशन जो कि हमने देखा था स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का, कि जब भी आप ऑप्शन बाय और सेल करेंगे, वेदर यू आर ट्रेडिंग इन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, देयर विल बी एन एक्सरसाइज प्राइस और एग्रीड प्राइस. स्ट्राइक प्राइस भी इसको बोलते हैं. You can use 3 different terminologies interchangeably. अब स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिसपे कि आप अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगेन, अगर आपने शेयर्स ट्रेड किए हैं और उन शेयर्स का आपने कहा कि जी मैं 100 रुपीज पर शेयर पे जो है वो बाय करूंगा बिफोर 31st मार्च, सो आप अपना ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं एट 100 रुपी पर शेयर. दैट इज नोन एज एक्सरसाइज प्राइस. तो ये 3 जो डेफिनेशंस में चीजें आ गई हैं उनको समझना जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ एन एसेट. अगर आपने एक्स नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं, देन यू हैव टू बाय दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स. या तो आप अपनी एक्सरसाइज जब करेंगे ऑप्शन, तो उतने ही आपको शेयर्स या अंडरलाइंग सिक्योरिटीज जो है वो बाय या सेल करनी है, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट. और एक खास डेट पर करनी है और एक खास प्राइस पे करनी है. दैट इज अ सेपरेट इशू कि वेदर यू एक्सरसाइज योर ऑप्शन और नॉट. बट इफ यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज, देन यू हैव टू अबाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें जितने भी 3 आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं उन सबको आपको ऑनर करना है. आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी ऑप्शन को कहें कि जी मैं तो एक्स नंबर की बजाय x-1 क्वांटिटी होगी, या आप क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे आप. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन एंड अ फ्यूचर. आगे देखते हैं ऑप्शन प्राइसिंग की बात. अब व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज योर राइट of buying or selling as per your contract, अब उसमें जो स्ट्राइक प्राइस है, द एक्सरसाइज प्राइस जो है, द agreed प्राइस जो है, वो जब आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट एक्सरसाइज प्राइस में बी डिफरेंट, जो कि इस वक्त प्रिवेलिंग है मार्केट में. आपने फॉर एग्जाम्पल यू कॉन्ट्रैक्टेड कि यू विल बाय अ शेयर एट ₹100 और उसमें स्पेसिफाइड क्वांटिटी और डेट भी शामिल है. तो अब when you are going to exercise your right, the price of that particular share may be more than 100, may be less than 100, or may be equal to 100. आपने एक ऑप्शन ली, ठीक है, that gives you the right to buy X number of some, for example, shares at ₹10 per share. Now, the current market price when you are going to exercise may be more than 10, less than 10, or equal to 10. So, अब किस तरह आपका ये मैकेनिज्म बनेगा when you are going to exercise your option. अब आप उसी वक्त एक्सरसाइज करेंगे अपनी ऑप्शन, putting in very simple words, when there is a financial benefit. Financial benefit होगा, you will exercise your right. If you are going to incur loss, then you will not
exercise your right. You will let the option lapse. But remember that there is a cost of buying or selling an option. जब आप अपना right lapse करेंगे, so there will be a cost of. अगर आपको benefit हो रहा है by exercising your right, then you have to deduct the cost of that particular option, buying that option, from the profit you are making out of exercising your right to reach at the net benefit. इसमें जब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, there are three concepts, 3 concepts हैं जिनको समझना, I mean that is quite mandatory to understand them. Let's see a slide. एक स्लाइड देखते हैं जिसमें कि हम ये देखेंगे कि अगर ऑप्शन एक्सरसाइज हो रही है तो उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे और किस तरह हम उनको एक्सरसाइज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्ट्राइक रेट or the strike price is more favorable than the current market price of underlying asset or item, the option is termed as in the money. In the money. This is the terminology. When the strike price is favorable than the prevalent market price of that particular asset. Favorable जो है वो दोनों तरीकों पे आएगा, लेकिन फेवरेबल डिफरेंट होगा कॉल ऑप्शन में, और फेवरेबल की जो इशू है वो दैट विल बी डिफरेंट इन द पुट ऑप्शन. सो यहाँ पे फेवरेबल जो है वो आ रहा है कि जिसपे आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं राइट. दैट इज मोर बेनिफिशियल कि अगर स्ट्राइक प्राइस इज मोर फेवरेबल देन द करंट मार्केट प्राइस, so you will exercise your right, and that is known as, the price is known as in the money. ठीक है. If the strike price is not favorable than the current market price of underlying asset or item, the option is called out of money. And the next thing is, if the strike price and the current market price are equal, then it is known as at the money. 3 issues: in the money, out of money, at the money. These are the 3 prices जो कि एक ऑप्शन का एंड रिजल्ट्स हो सकते हैं. एक ऑप्शन जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे या जो आपका जो एक्सपायरी डेट है उस पे ये 3 सिनारियो में से कोई एक सिनारियो हो सकता है. बट एन ऑप्शन विल ओनली बी एक्सरसाइज्ड व्हेन इट इज in the money. Obviously, pretty straightforward to understand that if the option is favorable, the strike price is favorable than the market price, then you are going to exercise your option. You can calculate that there will be a profit if you exercise this option right now. But if the price is not favorable, or even if it is equal, that is another form of a situation when the price is not favorable. देखें, एक तो ये है ना कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है that is not favorable than the existing market price, तो आपको लॉस हो रहा है. और जब आपका स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस एक है तो भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा. So even if the price has like at the money, you are not going to exercise your option. जब आउट ऑफ मनी होगी फिर तो it's out of question कि you will exercise. लेकिन अगर at money भी है then you are not going to exercise. So before we exercise our right to buy or sell anything, we have to confirm, we have to calculate that the price is in the money. फेवरेबल होनी चाहिए तभी हम इसको जो है वो एक्सरसाइज करेंगे. एक एग्जांपल है, लेट मी जस्ट रीड आउट द एग्जांपल एंड वी शैल टेक अप दिस एग्जांपल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई थिंक वी शुड कंक्लूड हियर फॉर द टाइम बीइंग. आप देखेंगे स्लाइड पे कि ऑप्शन किस तरह वर्क करती है. सो लेट्स से दैट ऑन माय वन the stock price of ABC and company is 67 and the premium cost is 3.15.
for July 70 call, which indicates that the expiration is the third Friday of July and the strike price is 70. The total price of the contract is 3.15 into 100 is equal to 315. In reality, you would also have to take commission into account, but we will ignore them for this example. देखें, ये example है कि आपने स्ट्राइक एक जो है स्टॉक खरीदना है for 67. This is the price available. और उसकी कॉस्ट क्या है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑप्शन की एक कॉस्ट होती है, बट बाइंग ऑप्शन और सेलिंग ऑप्शन देयर इज अ कॉस्ट, आपको वो कॉस्ट पे करनी है. तो इसमें जो कॉस्ट पर शेयर आ रही है दैट इज 3.15. और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस आर इन अ स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी, सो द स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जांपल इज 100 shares. So you will be paying 100 into 3.15 per share is 315. This 315 is the total cost of this option. और जब ये एग्जांपल कह रही है कि जो फ्राइडे थर्ड फ्राइडे ऑफ जुलाई है, दैट इज द एक्सपायरी डेट. नॉर्मली जितनी भी ऑप्शंस होती हैं वो थर्ड फ्राइडे को एक्सपायर हो रही होती हैं. So you have to exercise your right before the third Friday of July in this question. The strike price is 70. So this is the example, and we shall see in the next lecture how option works, and we shall continue taking up this lecture, taking up this topic, और उसमें subsequently हम further methods देखेंगे इंटरेस्ट के हवाले से कि कौन से हेडिंग में किस तरह हम हेजिंग में उनको यूज कर सकते हैं. इंशाल्लाह वी शैल टेक अप दिस एग्जांपल, वी शैल कंटिन्यू विद दैट इन लेक्चर 42. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज.